Hello everyone, welcome back to our channel. In this video, after a very long time, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिविजन सीरीज़ करने जा रहे हैं. रिमेंबर, ये वीडियोस रिविजन पर्पसेस के लिए हैं, तो आई एज्यूम कि आपका थोड़ा बहुत बेसिक्स क्लियर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से. यहाँ पे चीज़ें बहुत बार एक चीज़ रिपीट नहीं होगी क्योंकि वी विल बी कवरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बट इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वी डोंट हैव टाइम. So let's kick start this. अच्छा जी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जितना भी फैक्चुअल पॉइंट होगा, जो याद करने वाली चीज़ें होंगी, वो हम जस्ट वन बाय वन इस तरीके से लिख देंगे. सो उसको समझाने की आई होप इतना ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत ना पड़े. फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप मुझे लास्ट में क्लास के एंड के अंदर बता सकते हैं. ओके, सबसे पहले तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग कार्बन हाइड्रोजन की गेम है सारी, और यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में. हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उन्हें हम क्लासीफाई करते हैं, या तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. पहले क्या होता था कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो लोग ये मान के चलते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जो कि कहाँ से मिले, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट हो रहा, लिविंग थिंग से निकल रहा, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है. और बाकी आपको जो मिनरल से और जो बाकी नेचर से आपको कंपाउंड्स मिल रहे हैं, वो कौन से हैं, वो इनऑर्गेनिक है. ठीक है, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन. तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जहाँ पे आप बात करते हैं कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की, वो कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसके इनिशियल पीरियड में, उसका जब इब्तिदा हो रही थी, इनिशियल फेजेस के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स को माना जाता था जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट हो रहे हों. ये थ्योरी कहलाई थी, सबसे पहली जो थ्योरी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, वो क्या थी, वो थी वाइटल फोर्स थ्योरी. वाइटल फोर्स थ्योरी ने ये कहा, ये थ्योरी दी किसने थी, ये दी थी बेज़ेलियस ने. इन्होंने कहा जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे या तो उनके अंदर बनेगा. ठीक है, उससे आप कभी भी इनऑर्गेनिक, क्या बोला उसने, 2 पॉइंट्स बोले. एक तो कहा कि भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कहाँ से आता है, वो आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, टेकन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेकन फ्रॉम विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, तो वो भी ऑर्गेनिक है. लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फॉर एग्जांपल यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अंदर यूरिया है, तो वो यूरिया भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रहा है, तो इसीलिए वो भी क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ. दूसरी उन्होंने बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कभी भी आप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ड्राइव नहीं कर सकते. सिंपल लफ्ज़ों के अंदर उन्होंने वो बोलना चाह रहे थे, भाई आप लैब में नहीं बना सकते ऐसे कंपाउंड्स को. इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए आपको एक फोर्स की ज़रूरत है, और वो फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही पाई जाती है. इसी फोर्स पे इस थ्योरी का नाम रखा गया. क्या फोर्स थी, वाइटल फोर्स थी. ठीक है, मतलब उन्होंने अपना एक अजम्पशन के ऊपर एक थ्योरी बना दी. ठीक है, उसके बाद आए हमारी स्टोरी के अंदर फ्रेडरिक वोलर. इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत प्रूफ करके, ना सिर्फ वोलर, इनके बाद भी बहुत सारे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिस्कवर किया था वो वोलर ने बनाया था. लेकिन उसके बाद एक सीरीज़ शुरू हो गई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने की इनऑर्गेनिक कंपाउंड से. तो वोलर वो पहले इंसान थे, फ्रेडरिक वोलर इनका पूरा नाम था. इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया किससे, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से. ये बात बिल्कुल अगेंस्ट है किसके, वाइटल फोर्स थ्योरी के. वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, अमोनियम साइनेट.
अच्छा, अब यहाँ पे देखें अमोनियम साइनेट का आपको सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए। कैसे याद करेंगे? सिंपल है, देखें अमोनियम साइनेट, अमोनियम के लिए आप लिखेंगे NH4, लिख दिया, ठीक है, पहला वर्ड क्लियर हो गया अमोनियम। साइनेट क्या उनसे कंपाउंड होता है? OCN, जहाँ पे भी साइनेट आ जाए वो OCN को दिखाता है। तो NH4OCN, ये किसका फार्मूला है? अमोनियम साइनेट का। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसी से इन्होंने बनाया था क्या? यूरिया, ठीक है। फ्रेडरिक वोलर ने इस कंपाउंड से क्या बनाया? यूरिया बनाया। तो जो पहला, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेटिकली यानी कि लैब में बनाया गया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, वो कौन था? वो यूरिया था, ठीक है। किसने बनाया? वोलर ने बनाया। यूरिया का फॉर्मूला आप याद होना चाहिए। हाँ जी, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2, NH2CONH2, यानी कि यहाँ पे ऐसे कार्बोनल ग्रुप आ गया और इसके यहाँ पे एक नाइट इस तरीके से NH2NH2 ग्रुप आ गया, ठीक है। ये होता है किसका? यूरिया का फॉर्मूला। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CONH2 ट्वाइस। इन सब का मतलब एक ही है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब क्योंकि हमने हिस्ट्री पढ़ ली कि अच्छा किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वजूद में आए, अब इसके बाद हम पढ़ना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर्स क्या होते हैं, क्या ख़ास बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपने याद रखना है कि कार्बन जो है उसका एक बहुत ही स्ट्रेंज नेचर है, उसका एक अलग से, समझ लें कार्बन एक तरीके का लीडर है पीरियोडिक टेबल के अंदर, सॉर्ट ऑफ अ बॉस पर्सनालिटी है उसकी, डोमिनेटिंग। इतना सारा कंपाउंड बनाता है कार्बन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो दूसरे कंपाउंड्स में बहुत कम या फिर नहीं है, जैसे कि कैटिनेशन। तो बहुत ही पेक्यूलियर नेचर का एलिमेंट है कार्बन। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो हमारे पास बॉस एलिमेंट कार्बन है, उसके पास सलाहियत होती है एक लॉन्गर चेन्स बनाने की, अपने आप से कंबाइन हो के। इसी प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन की बड़ी लॉन्ग चेन्स बनती हैं, दूसरे एलिमेंट्स में ऐसा नहीं होता या फिर ना के बराबर होता है या बहुत कम होता है। सिलिकॉन में भी कैटिनेशन है लेकिन कार्बन से कम है। तो इस प्रॉपर्टी को जब एक एलिमेंट खुद से बॉन्ड बनाता है और ऐसे करके लॉन्गर चेन्स बनती हैं और नए नए कंपाउंड्स बनते हैं, उसको हम कैटिनेशन कहते हैं। द प्रॉपर्टी टू बाइंड और मेक बॉन्ड्स टू इटसेल्फ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है, इसीलिए टेट्रावेलेंट या फिर टेट्रावेलेंसी आप बोल सकते हैं। कैसा बॉन्ड बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा हमेशा, यानी कि नॉन आयोनिक। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमर्स के ऊपर हम एक पूरा क्लास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आएगा आइसोमर्स से, वो टॉपिक आपको कवर करना है। इसको भी छोड़ देते हैं, डिटेल में इसकी टाइप्स वगैरह बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए। ये आपको मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखवा रही हूँ कि आइसोमेरिज्म जो है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास होती है। ठीक है, द ओनली प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंपाउंड। ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर की तरह है, ठीक है। वैसे आइसोमर्स क्या होता है, जिनको पता है, नहीं पता सबको, अभी जस्ट मैं यहाँ पे सुन लो इसको कि आइसोमर्स क्या होता है। हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला इज़ डिफरेंट, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज।
दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, C6H12O6। फ्रक्टोज का भी यही है, ग्लूकोज का भी यही है, लेकिन फ्रक्टोज जो है उसका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। ये एक कीटोनिक शुगर है, जबकि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड एक ग्रुप है, तो वो एल्डिहाइडिक शुगर होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, इसके अंदर CHO ग्रुप है, इसके अंदर COR ग्रुप है। ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा डिसॉल्व होते हैं किसके अंदर, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, एंड दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। सारे के सारे नहीं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो पोलर के अंदर भी डिसॉल्व हो जाते हैं। अल्कोहल भी पोलर में डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, जनरली कैसा होता है, लो होता है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इनकी क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत कम होता है, बहुत भी नहीं, लेकिन अगर आप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंपेयर करेंगे ना, तो उस हवाले से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से ये लोग क्या होते हैं, वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास मतलब फ्यूम्स में कन्वर्ट होने की जो एबिलिटी है, जो टेंडेंसी है, उसको, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, उसको हम वॉलेटाइल नेचर कहते हैं। ठीक है, जैसे अल्कोहल है, वो वॉलेटाइल होता है। अगर आप अल्कोहल मैं कोई अच्छा एग्जांपल ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा देखिए, डेटॉल, लिक्विड डेटॉल जो होता है उसके अंदर क्योंकि अल्कोहल होता है, कौन सा अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एंटीसेप्टिक इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। खैर, तो अगर आप उसको बगैर कैप के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तो उसके अंदर कहते हैं कि वो हवा में उड़ जाता है। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यही है कि वो वॉलेटाइल नेचर रखता है। ठीक है, फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप उसे खुला छोड़ देंगे तो। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और आपस में ये बहुत रिजेंबल करते हैं। जैसे अल्केन फैमिली को अगर आप देखो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये क्या है, आपस में बड़े स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटीज़ रखता है। तो ऐसा ये जो सिमिलैरिटी वाला बिहेवियर होता है, उस वजह से इनकी एक सीरीज़ बनती है। उस सीरीज़ को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, एक दो और चीज़ हैं। पहली बात कि ये नॉन कंडक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये लोग, तो नॉन कंडक्टर्स होते हैं। इनका रेट ऑफ रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में स्लो होता है, और ये पॉलीमराइजेशन भी अच्छे से करते हैं, पॉलीमर्स बनाता है। पॉलीमर्स का मतलब क्या है, मोनोमर मिलके जब लंबी चेन बना लेता है तो इसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की जो चेन होती है, बहुत ही एक लंबी पॉलीसेक्राइड चेन बन जाएगी, तो ये से हम बोलेंगे सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये ग्लूकोज क्या है, मोनोमर है, सेल्यूलोज क्या है, पॉलीमर है, पॉलीसेक्राइड है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। जब बात आती है क्लासिफिकेशन की, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा के देख लें, हम लोग क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, ताकि हमें उन चीज़ों को कैटेगराइज करने में आसानी हो। जब चीज़ें कैटेगराइज होंगी, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो आप उसे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, उन्हें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है,
तो क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे फिर वो आप फाइलम्स के अंदर करें, जैसे आप ऑर्गेनिक हम लोग जैसे करते हैं अपने आप को, एनिमल्स को, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करना हो। तो देखें, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो स्ट्रेट चेन बनाएगा या तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा, सिंपल सी बात है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि ओपन, देखें स्ट्रेट चेन बनाना, इसको मैं ओपन चेन भी लिख सकती हूँ, ठीक है। इसको मैं ए साइक्लिक भी लिख सकती हूँ। ए साइक्लिक यानी कि एक तो साइक्लिक है जिसके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर ना हो। साइक्लिक स्ट्रक्चर का मतलब है रिंग स्ट्रक्चर। देखिए ये क्या है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइकिल क्या, इसका व्हील कैसा होता है, रोटेट करता है, जहाँ से शुरू होता है वहीं आके ख़त्म होता है। तो रिंग स्ट्रक्चर के अंदर भी तो ऐसा ही हो रहा है, यहाँ से एक चीज़ अगर शुरू हो रही है तो ये वहीं आ रही है, ठीक है। ये सिर्फ याद करने के लिए मैं आपको ऐसा करवा रही हूँ। तो स्ट्रेट चेन बोलें, ओपन चेन या फिर ए साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो एक तो हमारे पास ये कैटेगराइजेशन होगी, या तो वो साइक्लिक होगा, साइक्लिक यानी कि रिंग स्ट्रक्चर रखने वाला। अब जो हमारे पास ओपन चेन है उसके अंदर या तो स्ट्रेट चेन होगी, सीधी सादी स्ट्रेट चेन ऐसी, या तो ब्रांच्ड चेन होगी। ब्रांच्ड का मतलब क्या है कि इस तरीके से उसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं, ठीक है। कहानी बात करें हम लोग अगर स्टोरी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स की, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं ताकि वी कैन बाय मोर स्पेस। साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की साइकिल होगी, उसके अंदर या तो कार्बन आ सकता है या तो उसके अंदर कोई और एलिमेंट भी आ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन को घुसा दिया, नाइट्रोजन को डाल दिया है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं या तो वो कैसे होंगे, सिर्फ कार्बन वाले, या तो कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट होगा। अगर तो वो सिर्फ कार्बन है तो उसे आप कहेंगे क्या, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है, एक जैसा, सेम, होमोसाइक्लिक। या फिर क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कार्बन है तो इसे आप इसीलिए कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। ये नाम बहुत अच्छा है, इसे आप याद रखिएगा, कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक। दूसरा क्या है, कार्बन प्लस अदर एलिमेंट, इसको आप बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो आप यहाँ पे देखें, एक साइकिल के अंदर कार्बन के अलावा जब भी कोई और एलिमेंट डालेंगे आप उसे, जैसे मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन डाला है, तो इस एलिमेंट को आप बोलेंगे हेट्रो एटम। इस एटम को, इस एलिमेंट को आप क्या बोलेंगे, हेट्रो एटम। मतलब एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो भी आप एलिमेंट डाल रहे हो, जो भी एटम, किसी और एलिमेंट का एटम डाल रहे हो आप साइकिल के अंदर, वो क्या कहलाएगा, हेट्रो एटम कहलाएगा, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक के अंदर आपको हेट्रो एटम्स मिलेगा। अब मेन जो मुझे आपको चीज़ बतानी थी, हेट्रो एटम, सीधी सी बात हो गई, सिंपल। देखिए क्लोरीन, अगर मैं आपसे पूछूं क्लोरीन, चलें इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, इज क्लोरीन अ हेट्रो एटम। मैंने आपसे सिंपल सा सवाल पूछा है, बताइए क्लोरीन क्या है, हेट्रो एटम है या नहीं, या हो सकता है या नहीं। चलें थिंक अबाउट इट। ओके, अभी तक यहाँ पे सिर्फ एक ही सही जवाब आया, बाकी तो मुझे यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं लग रहा, या फिर जो सही जवाब है भी उसकी रीजनिंग सही नहीं है। सिंपल लफ्ज़ों में बताऊँ तो हेट्रो एटम नहीं हो सकता कार्बन एक साइकिल के अंदर, एक रिंग के अंदर। कैसे, देखो हमेशा याद रखिएगा जब भी हम बात करते हैं रिंग के अंदर, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितने बॉन्ड बना रहे हैं, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, बॉन्ड 1 बॉन्ड 2, यानी कि जो भी एटम रिंग में होगा वो मिनिमम कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। तो
एक रिंग के अंदर हेट्रो एटम की वैलेंसी मोर देन या फिर इक्वल टू 2 होनी चाहिए, ठीक है। मोर देन इक्वल टू 2 कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दूँ तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, दोनों फेल हो गई तो ऑक्सीजन हम यहाँ पे फर्दर कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्लोरीन की कितनी है, 3, ठीक है। क्लोरीन ने यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाए तो यहाँ से क्लोरीन एक और बॉन्ड भी बनाएगा, लेकिन मोर देन या फिर इक्वल टू 2 वैलेंसी होनी चाहिए। उससे कम अगर होगी तो वो रिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, क्योंकि रिंग कैसे बनती है, 2 बॉन्ड तो होंगे ही होंगे मिनिमम, कम से कम, ठीक है, कम से कम 2 बॉन्ड होंगे रिंग में। कम से कम कितने बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड होंगे। क्लोरीन टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 1 बॉन्ड ही बना सकता है, क्योंकि मोनोवेलेंट है ना, ये एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो इसीलिए क्लोरीन जो है वो हेट्रोएटम नहीं हो सकता है रिंग के अंदर पार्टिसिपेट। कोई ऐसी रिंग नहीं है जिसमें क्लोरीन पार्टिसिपेट कर सकता हो, क्योंकि उसके अंदर 2 बॉन्ड चाहिए, वो बना ही एक सकता है। क्लियर हो गया, आगे चलें। तो ये हेट्रोसाइक्लिक समझ आ गया कि भाई साइक्लिक कंपाउंड है। अगर तो सिर्फ कार्बन है तो होमोसाइक्लिक, अगर कार्बन के साथ कोई और हेट्रोएटम है तो हेट्रोसाइक्लिक। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूँ हेट्रोसाइक्लिक का, तो देखें हमारे पास अभी ये जो मैं आपको लिखवा रही हूँ यहाँ पे चीज़ें, ये डायरेक्ट MCQs पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पायरिडीन, ये आपको याद होना चाहिए पायरिडीन क्या है। 6 मेंबर की रिंग होती है, 6 मेंबर रिंग है। कैसी है, हेट्रोसाइक्लिक है, यानी कि कार्बन के साथ एक और कंपाउंड है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, इन पायरिडीन व्हाट इज द एलिमेंट व्हिच इज एक्टिंग लाइक अ हेट्रोएटम, यानी कि जो रिंग है पायरिडीन की उसके अंदर हेट्रोएटम क्या है, यानी कि कार्बन के अलावा, क्योंकि क्या है हेट्रोसाइक्लिक है तो दूसरा कंपाउंड क्या है, कार्बन के अलावा कौन सा कंपाउंड है, तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन। स्ट्रक्चर अभी छोड़ दें, लेकिन अभी सिंपल सा पॉइंट याद रखिएगा, इट्स जस्ट अ पॉइंट टू पॉन्डर। सही है। तो पायरिडीन 6 मेंबर्ड है, हेट्रोएटम क्या है इसके अंदर, नाइट्रोजन है। उसके बाद फ्यूरेन रिंग जो होती है हमारे पास, फ्यूरेन, ये कितने मेंबर की रिंग है, तो 5 मेंबर रिंग, ये भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। अच्छा, ये 5 मेंबर रिंग है, इसके अंदर 4 कार्बन होंगे और हमारे पास एक क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। उसके बाद पायरोल रिंग, ये सारा बायो वाला, अगर कोई प्री मेडिकल में यहाँ पे बच्चा है तो ये सारा बायो वाला पॉइंट यहाँ पे आप वहाँ पे भी पढ़ते हैं। फ्यूरेन रिंग्स आप कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। पायरोल रिंग किसके, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में आप पायरोल रिंग पढ़ते हैं। फाइटोल रिंग पढ़ते हैं। पायरोल रिंग टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर होता है हेड के अंदर, फाइटोल रिंग टेल में होती है, किसके, क्लोरोप्लास्ट के, सही है। तो पायरोल रिंग क्या है, ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है। इसके अंदर क्या नई चीज़ है, तो भाई इसके अंदर हमारे पास 4 कार्बन और नाइट्रोजन होता है। तो ये तीनों क्या है, ये हेट्रोसाइक्लिक है। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स लिखवा दिए, डायरेक्टली पूछ सकता है फ्यूरेन क्या है, पायरोल क्या है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं तो वेल एंड गुड। तो हेट्रोसाइक्लिक समझ आ गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, जो हेट्रोसाइक्लिक हमारे पास कंपाउंड्स है उसके अंदर, अच्छा इसको अभी एक सेकंड में, जहाँ पे एक और चीज़ आपको बतानी है कि जो स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड होता है ना, उसके अंदर या तो वो सैचुरेटेड होगा या तो वो अनसैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड बोले तो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड जिसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों हो। सिग्मा पाई क्या है, सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड यानी कि डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो अल्केन फैमिली हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। अल्कीन क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और अल्काइन क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। दोबारा से वापस आता है हेट्रोसाइक्लिक के ऊपर। अब हेट्रोसाइक्लिक के अंदर भी हमारे पास जो रिंग होगी जिसके अंदर कार्बन और दूसरा कोई एलिमेंट है, या तो वो सिग्मा बॉन्ड वाली होगी, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है उसके अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड,
या तो उसके अंदर डबल बॉन्ड भी हो सकता है, जैसे कि बेंजीन रिंग है। तो अब अनसैचुरेटेड के अंदर हमारे पास दो और फर्दर कैटेगरीज आती हैं। एक को हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि इनके अंदर क्या होगी, इनके अंदर बेंजीन रिंग होगी। बेंजीन रिंग क्या है, 6 कार्बन वाली रिंग जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास जो हेट्रोसाइक्लिक है उसके अंदर अनसैचुरेटेड तो होगा लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होगी, तो इसे हम कहेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, ये नॉन एरोमेटिक है। ये क्या है, मेरे पास साइक्लोप्रोपेन है लेकिन इसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ गया, तो ये अनसैचुरेटेड हो गई, तो साइक्लोप्रोपीन हो गई, ठीक है। साइक्लोप्रोपीन, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन। इसका मतलब क्या है, जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्ट करते हैं तो उसका बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। उसके बॉन्ड के यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड गया रिएक्ट करने, रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड स्प्लिट होगा। अब जिस तरीके से बॉन्ड स्प्लिट होता है तो उसके 2 टाइप्स होते हैं हमारे पास। या तो वो कैसा कंपाउंड होगा, अगर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास है वो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, तो उसके अंदर कैसी, जैसे अगर हम बात करें, अच्छा खैर नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है तो इसके अंदर हमारे पास कैसी होगी, होमोलिटिक क्लीवेज होगी। अब क्लीवेज का मतलब क्या है, क्लीवेज का मतलब है टूटना, ठीक है। या तो वो अगर तो वो पोलर कोवलेंट कंपाउंड है तो उसके अंदर क्या होगी, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी। इसको आप क्लीवेज, अगर आपको वर्ड अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसे फ्यूजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो होमोलिटिक फ्यूजन क्या होती है या फिर होमोलिटिक क्लीवेज क्या होती है, जब हमारे पास बॉन्ड टूटे तो क्लीवेज जो है, क्योंकि नॉन पोलर है, इसके अंदर कोई भी पार्शियल चार्जेस नहीं है, तो इसीलिए किसी के पास भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कम ज़्यादा नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर बीच में होगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इलेक्ट्रॉन का पेयर दोनों एटम्स के दरमियान में। समझ नहीं आया, अभी समझते हैं, ठीक है। बात करें क्लोरीन की, ये नॉन पोलर कंपाउंड है। अभी मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं, मैं आपको जस्ट जनरली बता रही हूँ कि होमोलिटिक क्लीवेज दूसरे एलिमेंट्स के अंदर भी हो सकती है, दूसरे कंपाउंड्स में भी हो सकती है। तो Cl2 हमारे पास एक मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक गैस है, ऐसा ही, इसके अंदर होमोलिटिक क्लीवेज होगी। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ है, बीच में है, तो यहाँ से जब ये टूटेगा तो इसके अंदर कैसी, होमोलिटिक, होमो यानी कि सेम, दोनों एटम सेम है तो दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर बीच में है। जब टूटेगा तो कोई भी चार्जेस नहीं आएंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ बनेगी, तो ये क्लोरीन बना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, ये जो मेरे पास चीज़ बनी है इसे आप आयन नहीं बोलेंगे, इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, समझ आ गई बात? फ्री रेडिकल क्या है?
फ्री रेडिकल्स हमारे पास एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फ्री रेडिकल्स, तो इसीलिए ये हाईली, फ्री रेडिकल्स क्या है, हाईली अनस्टेबल हैं। ये हाईली क्या है, रिएक्टिव हैं। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ये कैसे होता है, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे क्लोरीन के पास ऑड अभी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स बच गए इसके पास, तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसा होता है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक। देखो जब भी अगर हमारे पास इवन नंबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर बना लेंगे, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड में एक्सेलरेट हो सके, इस वजह से वो फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, यानी कि वो उसमें एबिलिटी नहीं होगी मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करने की। लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये कैसा है, ये स्लाइटली मैग्नेटिक है, स्लाइटली मैग्नेटिक कैरेक्टर रखता है, अट्रैक्शन की सलाहियत है इसमें, तो इसे हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक। जितना ज़्यादा, याद रखना, जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज होंगी। ये कैसा है, फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक। फ्री रेडिकल्स कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। इनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, दे आर न्यूट्रली चार्ज्ड। ये एक एक पॉइंट यहाँ पे जो मैंने लिखा है, मेंशन किया है, ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फ्री रेडिकल्स के अंदर क्या होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्री रेडिकल के अंदर कौन सा फ्री रेडिकल जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार्बन के साथ जब 3 एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हों, तो इसे हम कहते हैं टर्शरी कार्बन या फिर टर्शरी फ्री रेडिकल। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। उसके बाद फिर हमारे पास आएगा सेकेंडरी, फिर है हमारे पास प्राइमरी। याद रखिएगा ये रिएक्टिविटी की बात हो रही है, स्टेबिलिटी की बात नहीं हो रही है। स्टेबिलिटी इसका उल्टा हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मिथाइल। ये क्या है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये लॉ ऑफ नेचर है, रूल ऑफ नेचर के कोई भी चीज़ जो जितनी रिएक्टिव होगी वो उतनी ही क्या होगी, कम स्टेबल होगी। जो चीज़ जितनी रिएक्टिव होगी उतनी कम स्टेबल यानी कि अनस्टेबल होगी। जो चीज़ जितनी कम रिएक्टिव होगी उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। तो इसीलिए स्टेबल होने के लिए आपको अपनी रिएक्टिविटी, हम सबको खुद की रिएक्टिविटी यानी कि जो हम गुस्सा करते हैं उससे कम करना चाहिए, सो दैट वी कैन बिकम मोर कामर एंड मोर स्टेबल। तो कंपाउंड्स का भी बिल्कुल ऐसा ही है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल फ्री रेडिकल्स, ये आपको याद होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। उसके बाद हमारे पास ये तो हो गया होमोलिटिक क्लीवेज के बारे में कुछ पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज की। यहाँ पे क्या हो रहा है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या है, अगर
हमारे पास एक पोलर कंपाउंड है, क्या है हमारे पास एक पोलर कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बना लिया ये क्या है, ये कार्बन है और ये OH ग्रुप कौन सा होता है, हाइड्रोक्साइल, ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल बोलते हैं इस कंपाउंड को, ठीक है। ये एक पोलर कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है पोलर कैसे वो बता रही हूँ। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसीलिए यहाँ पे दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो बीच में नहीं होगा, वो ऑक्सीजन की साइड पे ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, 3.0 है, 3.5 है मेरे ख्याल से, पर 3.0 है। और इसकी क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन में, तो अभी यहाँ पे 2.1 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है। अभी इसीलिए जब आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर था वो स्प्लिट नहीं हुआ दोनों में आप इक्वली जैसे फ्री रेडिकल्स में हो रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जब पोलर कंपाउंड क्लीवेज करेगा, टूटेगा, तो वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी। हेट्रो यानी कि डिफरेंट, तो मेरे पास दो डिफरेंट तरीके का चार्ज बन गया है, ठीक है। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज के अंदर आपके पास आपको क्या मिल रहा है, एक हमारे पास मिल रहा है पॉजिटिव वाली चीज़, एक मिल रही है नेगेटिव वाली चीज़, ऐसा ही हो रहा है। हाँ, तो एक जो OH था उसने दोनों के दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, एनाइन बोलते हैं, ये क्या बन गया, पॉजिटिव। लेकिन देखिए ये जो एनाइन और कैटाइन वाली चीज़ है ना, ये आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चीज़ के लिए हम टर्म्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, शायद आपने पहले सुना होगा। होता क्या है, आज आप इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे बहुत आसान लफ्ज़ों के अंदर, बहुत आसान शब्दों में हम इसका मीनिंग और इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने तोड़ा, वो पोलर था, इसीलिए यहाँ पे चार्जेस बन गए। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि हमारे पास क्या चीज़ मिल रही है, हमें चार्ज्ड पार्टिकल्स मिल रहे हैं। फ्री रेडिकल में क्या मिला था, न्यूट्रली चार्ज्ड पार्टिकल, यहाँ पे क्या मिला है, एक्चुअली चार्ज्ड पार्टिकल्स हमें मिले हैं। पार्टिकल्स नहीं बोल सकते आप इन्हें, कहें कुछ और आप इन्हें बोल सकते हैं, जैसे कि चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, या फिर ओके। चलिए यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। चलिए हम चार्ज्ड मॉलिक्यूल सीख लेते हैं। ओके, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज रखने वाला यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये क्या है, ओके, बिल्कुल सही यहाँ पे किसी ने पॉइंट आउट किया है। ये जो यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले फ्री रेडिकल्स वाली जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की थी, आई एम सो सॉरी, ये ऑर्डर ऑफ इसके साइंस हमने ऐसे लगाना है। तो बेसिकली या तो आप साइन उल्टा करें या तो आप यहाँ पे लिखें। अगर आप साइन उल्टा नहीं करना चाह रहे, ये क्या होता है, ये होता है ग्रेटर दैन, ये क्या होता है, ये होता है लेस दैन, ठीक है। यहाँ पे ये क्या लिखा है, ये ग्रेटर दैन लिखा है।
इसका मतलब ये आई एम सो सॉरी, यहाँ पर रिएक्टिविटी नहीं, यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी, माय बैड। तो टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे कम होगी। और जो ये मिथाइल वाला है इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। सोचने वाली बात है, देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 एल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं, यानी कि स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगी, कोई चौथे को तो घुसने ही नहीं देगा, ये एंटर ही नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसकी ये हाईली स्टेबल है। ये वाला तो ओपन फील्ड है ना, यहाँ पे कोई भी आके अटैच कर सकता है, हाईली रिएक्टिव होगा, रिएक्ट कर जाएगा आसानी से, कोई स्टीयरिक हिंड्रेंस वगैरह कुछ नहीं है। एक चीज़ बस ये करेक्शन करवानी थी, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। दोबारा से यहाँ पे वापस आता है, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे जो हमारे पास हेटेरोलिटिक क्लीवेज के बाद बनेगा, ये क्या है, ये है हेटेरोसाइक्लिक क्लीवेज। क्या है, हेटेरोसाइक्लिक क्लीवेज के अंदर, हेटेरोलिटिक क्लीवेज के अंदर हमारे पास चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स बनेंगे। जो पॉजिटिव वाला है ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल, इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, और ये कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। इसे आप NU नेगेटिव लिखते हैं, न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है, E पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या सीन है, देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, क्योंकि देखिए इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कम है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जब आप इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये हंसी खुशी ले लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और न्यूक्लियोफाइल को देखें, ये तो मतलब इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है सबके, तो ये इलेक्ट्रॉन अबंडेंट है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है, किसकी तरह, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है। इन दोनों के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ये कैसा है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इवन है, पेयर्ड है, तो ये क्या है, अभी बताया था मैंने, डायमैग्नेटिक यानी कि जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ना हो, फेरोमैग्नेटिक जिसके पास इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टीज़ मैक्सिमम हो, पैरामैग्नेटिक यानी कि बीच में लाई करने वाला, ना कम ना ज़्यादा, ये भी डायमैग्नेटिक होगा। तो न्यूक्लियोफाइल्स डायमैग्नेटिक होते हैं, फ्री रेडिकल्स पैरामैग्नेटिक होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल डायमैग्नेटिक होता है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जो हमारे पास लेविस बेसिस होती है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करती है, और जो लेविस एसिड्स होते हैं वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब मैं आपको लिखा रही हूँ यहाँ पे ऑर्डर ऑफ, अब गलती नहीं करनी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, किसकी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की, तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर एकदम फ्री रेडिकल का सेम होगा। क्या था कि टर्शरी सबसे स्टेबल होगा, टर्शरी इलेक्ट्रोफाइल सबसे स्टेबल, फिर उससे कम कौन सा, सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, और उसके बाद मिथाइल। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन न्यूक्लियोफाइल, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि मिथाइल ग्रुप, मिथाइल न्यूक्लियोफाइल, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। तो न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल की दोनों की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, सेम होगा, टर्शरी से शुरू होगा। लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है उसका क्या है, ओपोजिट है, उल्टा है। तो यहाँ से कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब जो यहाँ पे पॉइंट्स रह गए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए हमारे पास जब हम बात करते हैं होमोलिटिक क्लीवेज की,
जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन को तोड़ना है आपको, CO2 को, ये किस में टूटेगा, ये Cl, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम फ्री रेडिकल्स बोलेंगे। फ्री रेडिकल्स, क्योंकि फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो भाई अगर ये बहुत रिएक्टिव है तो बहुत कम स्टेबल हुआ ना, जितना ज़्यादा रिएक्टिव उतना कम स्टेबल, तो मैंने सिंपल अनस्टेबल लिख दिया, सही हो गया। तो इसीलिए जो फ्री रेडिकल्स होता है ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम स्पैन के लिए होता है, जल्दी से रिएक्ट करके, क्योंकि हर कंपाउंड, दुनिया में हर चीज़, चाहे वो इंसान हो, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कंपाउंड हो, केमिस्ट्री में कोई चीज़ हो, हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है। तो ये स्टेबल होने के लिए जल्दी से रिएक्ट करते हैं, बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। अब मुझे आपको जो चीज़ बतानी थी यहाँ पे कि ये जो क्लोरीन 2 है, मतलब ये अच्छा खासा बॉन्डेड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये कोवलेंट है लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग है अच्छा खासा। इसको तोड़ेगा कौन, ये टूटेगा कैसे? आपको कोई तो चीज़ यहाँ पे चाहिए, खुद ब खुद ये आप रख देंगे आप इसको इस तरीके से, तो ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये स्टेबल नहीं, हाईली स्टेबल कंपाउंड है ये, अनस्टेबल नहीं है कि खुद ब खुद टूट जाए और फ्री रेडिकल्स बना ले, नहीं। Cl2 एक बहुत ही स्टेबल गैस है। तो इसको तोड़ने के लिए आपको होमोलिटिक क्लीवेज की बात कर रहे हैं हम, किसकी? हम बात कर रहे हैं होमोलिटिक क्लीवेज की। होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर आपको किसी भी पोलर, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इस तरीके का इनऑर्गेनिक गैस हो, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको ये क्वेश्चन है, ठीक है। या तो आप लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप UV रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप टेम्परेचर दे सकते हैं, या तो आप कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डन, ओके। तो होमोलिटिक क्लीवेज के लिए आप लाइट, UV रेस, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। देखिए ये जो हमारे पास तीन जो पहली वाली चीज़ें हैं, लाइट, UV एंड टेम्परेचर, ये हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे अल्केन्स के अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक तरीके का रिएक्शन का नाम है, अभी कंफ्यूज नहीं होना, सब कुछ समझ आएगा आहिस्ता आहिस्ता, आज जस्ट पहली क्लास है। तो ये जो आप तीन चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास, जब आप Cl2 को लाइट, UV या टेम्परेचर से तोड़ेंगे तो ये जो फ्री रेडिकल्स बनेंगे ये क्या करेंगे, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेकिन जब आप इसे कैटलिस्ट के थ्रू तोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। ये पॉइंट में अगर कंफ्यूजन है तो इट्स ओके, उस कंफ्यूजन को अभी के लिए कंफ्यूज्ड ही रखिए। इस चीज़ को हम कल वाली क्लास में देखेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन, ये सब क्या है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये नई चीज़ क्या है, ठीक है। अभी समझ लीजिए मुझे भी नहीं पता, ठीक है, सिंपल। यहाँ तक बात समझ आ गई, इसको अभी हम नहीं हाथ लगाते। ओके, क्लियर, डन। आगे हमारे पास टॉपिक्स जो हैं, हम लोग जाएंगे हाइड्रोकार्बन्स पे, वहाँ पे हम ये सब्स्टिट्यूशन वगैरह देखेंगे, सही है। लेकिन उससे पहले हमारे पास, क्योंकि फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं हम, तो आपको ये जो छोटे छोटे MCQs वाले पॉइंट्स हैं, जैसे क्रैकिंग क्या है, पायरोलिसिस क्या है, गैसोलीन कितना % बनता है जब पेट्रोलियम को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेट करेंगे उससे, तो ये जो MCQs वाले छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये बस थोड़ा सा थ्योरी वाला चैप्टर है। ये असल जो चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरू होगा वो इसके बाद है।
हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो हम ये करें आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। क्रैकिंग, आइसोमर्स, रिविजन करना है हमें, एक क्लास उस पर करेंगे किसकी, नॉमेनक्लेचर की, IUPAC और कॉमन नेम्स दोनों, और आइसोमर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रैकिंग है, मतलब इन शॉर्ट जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पंजाब, KPK और सिंध बोर्ड, इन तीनों में वो सब कवर करेंगे। ओके, दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास।